स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरी विद मुनेंद्र में। दोस्तों, आज की कहानी है सभी के दिल में उगे सपनों को पूरा करने की अटूट लगन, अपनी विशेष को, अपनी कल्पनाओं को साकार करने की कोशिश। एक अर्थपूर्ण कहानी जिसका नाम है कल्प वृक्ष। तो लीजिए शुरू करता हूँ। कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष यानी वो पेड़ जो सबकी विशेष पूरी करता है। पुराणों में सुर असुरों द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए सागर मंथन का उल्लेख मिलता है। कहते हैं सागर मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। कल्प वृक्ष इन्हीं में से एक है। कल्प का पौराणिक अर्थ ब्रह्मा का एक दिन, जो 432 करोड़ वर्ष का होता है। दूसरा, इसका अर्थ अविनाशी भी है। एक सर्वमान्य अर्थ के अनुसार कल्प वृक्ष अर्थात कल्पनाओं को पूरा करने वाला, अर्थात मन्नतों को पूरा करने वाला पेड़। ये सब पढ़ते पढ़ते मैं भी खुद को किस्मत का धनी समझने लगा था। मन में अनेकों मन्नतें अचानक से अंकुरित हो चुकी थी, जिनमें जल्दी ही जिज्ञासाओं की नन्ही नन्ही कोपल फूटने लगी थी। मैं अपनी तमाम विशेष को पूरा होता सा महसूस कर रहा था। मानसिक रूप से BMW में बैठा सड़क की बजाय आसमान में उड़ रहा था। चारों ओर से बढ़कर एक खूबसूरत परियां, जो मेरी गाड़ी के साथ साथ हवा में उड़ रही थी, मुझे ठंडा केसर युक्त पेय और ड्राई फ्रूट्स ऑफर कर रही थी। मैं भी उदारवादी हो गया था। परियों द्वारा दी गई सारी भेंट स्वीकार कर रहा था। मैंने किसी भी परी का दिल नहीं दुखाया और न ही किसी को मना किया। बेचारी परी ना जाने कितनी मेहनत से कहाँ कहाँ उड़कर लाई होंगी, तब ये सब उन्होंने कलेक्ट किया होगा। अचानक एक परी आई। उसने मुझे एक चकोर सा बॉक्स दिया। मैंने वो भी ले लिया। खोलकर देखा तो उसमें बेटाडीन की एक ट्यूब, कुछ बैंडेज और ब्रूफिन की टैबलेट्स वगैरह थी। ओह, ये तो फर्स्ट एड बॉक्स था। पर ये मेरे किस काम का? कुछ सोच पाता कि मैं धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। क्यों रे, टाइम क्या हो रहा है? 8:30 बज चुके हैं। दिन निकले भी कई घंटे हो गए हैं। जल्दी नहा धोकर पंडित जी को लेकर आ। माँ ने मेरी चारपाई मुझ समेत उलट दी थी। क्या माँ, ये कौन सा तरीका है भला जगाने का? पता है, सोते हुए इंसान को जरा प्यार से जगाना चाहिए, वरना उसके दिमाग पर गलत असर पड़ता है। वो सब इंसानों के लिए है। चल अपना काम कर जो कहा है। पंडित जी को जब बोला था तो खुद नहीं आ सकते वो? अब जा रहा है या नहीं? हाँ, जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। पिटने के डर से मैं सीधा बाथरूम में घुस गया। श्री शंकर प्रसाद शर्मा, जो सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, कुछ ही दिन हुए रिटायर होकर घर पर ही है, 2 बेटे और पत्नी के साथ। कभी कभी बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर एक आध छोटी मोटी पूजा पाठ कथा वगैरह के लिए चले जाते हैं। दोनों बेटों की सरकारी नौकरी, खुद की पेंशन और 3-4 किराएदारों से किराया, मतलब इतना धन आ जाता है कि परिवार बहुत अच्छे से पल रहा है। कमला बहन, ओ कमला बहन। हे भगवान, ये तो पंडित जी भी आ गए। आई पंडित जी। माँ ने दरवाजा खोला और आंचल के एक कोने को पकड़कर पंडित जी के चरणों का स्पर्श कराते हुए आदर पूर्वक अंदर लाकर आसन ग्रहण करने को कहा। कहाँ है वो तुम्हारा नालायक बेटा? क्या नाम है उसका? हाँ, पवन। तुम तो कहती थी कि उसको सुबह ही भेज दूंगी लाने के लिए। पंडित जी ने शिकायत की थी। 2 घंटे हो गए पंडित जी, वो अभी बाथरूम में ही घुसा पड़ा है। माँ ने भी शिकायत की थी। कोई बात नहीं, बच्चा है, सब समझ जा जाएगी। बच्चा 22 साल का हो गया है, और कितना बड़ा होगा ये पंडित जी? समय आने पर सब ठीक हो जाएगा कमला बहन। अब बताओ, किस लिए बुलाया था तुमने मुझे? पंडित जी ने कहा। पंडित जी, इसी नालायक के बारे में ही आपसे कुछ पूछना था। जरा पतरे में देखकर बताओ, ये कुछ करेगा भी या ऐसे ही रहेगा? माँ ने पंडित जी को डेट ऑफ बर्थ बताई। माँ, डेट ऑफ बर्थ तो असली बता दो। मैंने आकर पंडित जी को प्रणाम कर अपना रिज्यूम खोला। कमला बहन, पतरा तो ठीक ही बता रहा है, कोई खास बात तो है नहीं, सभी ग्रह अपनी जगह पर हैं। आप एक काम करो, 21 दिन इसके हाथों से सूर्यदेव को जल अर्पित कराओ और बुधवार को पेड़ पौधों की जड़ों को शुद्ध जल से सींचेगा तो भाग्य चमक जाएगा। सुन लिया रे,
चल अभी से शुरू हो जा, सूर्यदेव को जल देकर आ। माँ के आदेश पर मैं सूर्यदेव को जल अर्पित करने चला गया और पंडित जी यथा दक्षिणा लेकर वापस अपने घर चले गए। पंडित जी के द्वारा बताए सारे नियम मैंने माँ के डंडे के जोर पर पूरे किए, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उड़द पर जरा भी सफेदी दिखाई नहीं दी। वैसे मैंने बीच बीच में बहुत कोशिश की थी फिर से उसी कल्प वृक्ष के सपने में जाने की, पर आज तक वैसा माहौल नहीं बन पाया था। बीती रात थोड़ा थोड़ा धुंधला सा जरूर मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि अफ्रीका की उपज माना जाने वाला इस कल्प वृक्ष की भारत में भी कहीं कहीं मौजूदगी है। लेकिन हालात इतने दुर्लभ कि भारत भर में नेपाल के बाद एक जगह है जहां इस पेड़ के दर्शन हो सकते थे। अगर होली का चंदा मांगने वाले इतनी जोर जोर से ढोल पीटते मेरे दरवाजे पर ना आते तो मैं इतना खींच गया था कि चंदा मांगने के नाम पर मैंने उन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया। आखिर अब मैंने अपनी विशेष का गला दबाने की सोच ली थी और माँ की तरफ अपने मन को लगा लिया था। माँ, तुम्हें पता है समुद्र मंथन में क्या क्या निकला था? तू अपनी रामायण अपने पास रख, मुझ में इतना दिमाग नहीं है कि मैं फालतू की बातों में ध्यान दूं। माँ ने मेरी बात को काट दिया था। माँ, तुम्हारी कोई ऐसी मन्नत है जो तुम पूरा करना चाहती हो? हाँ, बस भगवान तुझे सद्बुद्धि दे दे, तू भी औरों के जैसा अपना जीवन खुशी खुशी गुजारे, बस यही मन्नत है मेरी तो। माँ, इतनी बात अगर तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर कहती ना तो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाती। सच? कहाँ है वो? चल मुझे लेकर चल। माँ ने उत्सुकता दिखाई थी। अगर उस दिन तुम मेरी चारपाई ना पलटती तो सचमुच सब पता चल जाता। चलो कोई बात नहीं, मैं किसी से मालूम करता हूं। अब बात सच है या झूठ मैं नहीं जानता, पर एक बात 100% सच थी कि माँ जैसा इस पूरी पृथ्वी पर कहीं भी नहीं होता, जो हर समय अपने बच्चों को फलते फूलते देखने के लिए उनकी बलाएं लेती रहती है, जो अपनी औलाद की खुशी के लिए कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर मन्नत मांगने को भी तैयार है। एक दिन हमारे मोहल्ले में एक अमरूद बेचने वाला आया जो पैसों की बजाय रद्दी अखबारों के बदले अमरूद दे रहा था। उसके ठेले पर जब मैंने जाकर देखा तो एक पुरानी किताब पड़ी थी जो 1984 मई अंक की थी। यूं मैं उसके पन्नों को पलट रहा था। मैं देखकर दंग रह गया। उसमें एक लेख था जो किसी अशोक शर्मा ने लिखा था कि एकमात्र कल्प वृक्ष राजस्थान में स्थित है। कल्प वृक्ष का जोड़ा मांगलियावास अजमेर में स्थित है। इन वृक्षों की उम्र 800 साल पुरानी लिखी थी। एक बार तो मेरी आंखों में बिजली तड़तड़ाने लगी। अगले क्षण मन में फिर से कुछ जिज्ञासाओं का अंकुरण फूटने लगा था। इतना पुराना कल्प वृक्ष जहां वर्षों से मन्नतें मांगी जा रही हैं, न जाने कितने लोग अपनी बिगड़ी तकदीर संवारने आते होंगे, फिर भी स्थिति वहीं की वही सूखाग्रस्त क्षेत्र, वही भूख से मरते लोग, वही पनपती रूढ़िवादिता और सुख के कुछ पलों को तरसते लोग। अब मेरी बिना लगाम की दौड़ती अपंग जिज्ञासाओं को विराम मिल चुका था। अब मैं उस कल्प वृक्ष की छांव में बैठा था जो वास्तविक था, काल्पनिक नहीं था, जो पल पल मेरी इच्छा को बिना मांगे ही पूरी करने में पूर्ण निष्ठा और प्रेम सागर को उड़ेल रहा था। वो थी मेरी माँ, जिसने सिर्फ मेरे लिए स्वयं के अनचाहे दुखों को समेटकर अपना सारा जीवन मेरे नाम किया था। जो रात को सोने से पहले ये तक देखती थी कहीं टूटी हुई चारपाई तो नहीं डाल ली मैंने, क्योंकि वो चारपाई मेरी माँ की थी। सीधी कसी चारपाई पर मुझे सोने देती थी। माँ, आज से तुम मेरी चारपाई पर सोना। तुम्हारी ढीली पड़ी चारपाई पर क्या कमर सीधी होती होगी। अरे ना रे ना, इस झूले जैसी चारपाई में ही मुझे आराम मिलता है। माँ ने कितनी सफाई से झूठ बोला था। माँ, एक बात बोलूं, तुम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती हो। कुछ खा लिया करो, बहुत कमजोर हो गई हो। बेटा, जब से तेरे पिताजी गए हैं मैं अकेली पड़ गई हूं।
खाना पीना सोना सब इस घर को संभालने के चक्कर में भूल गई। बेटा एक बात बता, तू आज इतनी समझदारी की बातें कैसे कर रहा है रे? माँ तुम बताओ, आज इतने चैन से बैठकर मेरी बातें कैसे सुन रही हो? कुछ तो बात जरूर है। कुछ नहीं रे, जब बेटा अपनी माँ के सुख दुख की बात करता है तो कोई भी माँ हो उसके दिल को चैन मिलता ही है। हाँ माँ, सच कहती हूँ। मैं तो यूं ही कल्पनाओं के पीछे दौड़ रहा था। होगा वो कल्पनाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष, पर मेरे पल पल की इच्छाओं का ख्याल रखने वाला पल वृक्ष मेरी माँ, जो घर के आंगन में ही है। उसकी घनी छांव में रहकर भी मैं कल्पनाओं में क्यों रहूं? माँ तुम्हारी जय हो। माँ पहली बार मुझसे लिपटकर रोने लगी थी। शायद आज माँ खुद को अकेला नहीं समझ रही थी। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।